बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि इसमें वो तमाम सवालात जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो किसी भी किस्म के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो जुडिशरी के हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं, या चाहे वो किसी भी एनुअल एग्ज़ाम का हिस्सा बन रहे हों, और उसमें जब वो कोई भी इम्तिहान देते हैं तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर हम कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किस तरह करें, और क्या इस अटैम्प्टिंग के अच्छे या बुरे होने से पेपर पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि पेपर पे इस अटैम्प्ट करने के तरीके से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीक़ाकार आता हो तो आपकी बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो कि आप एक लिमिटेड नॉलेज की वजह से उन चीज़ों को पूरा नहीं भी कर सकते, तो उनको कवर किया जा सकता है। शर्त यह है कि आपको पेपर अटैम्प्ट करना आता हो। लिहाजा आज का जो लेक्चर है वो पेपर अटैम्प्ट करने के हवाले से ही है कि पेपर को जो हमने अटैम्प्ट करना है, पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए क्या तरीक़ाकार। तो जो भी मैं तरीक़ाकार आप लोगों को बताऊंगा, आप तमाम लोग इस तरीक़ाकार को फॉलो करेंगे। जो हमारा डेली टेस्ट सिस्टम है उसके हवाले से आपका हर जो टेस्ट है वो इसी के बिल्कुल अकॉर्डिंग होना चाहिए। कुछ पहलू जो इस स्टैम्प के ऊपर लिखे होंगे, जो हमने एक एवेल्यूएशन रिपोर्ट बनाई है, इसी के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे हम कि जो एवेल्यूएशन रिपोर्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और जो एग्जामिनर होगा वो ऑलमोस्ट इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर, इसमें एक एस्पेक्ट मिसिंग है उसको क्योंकि हमने कंटेंट में ऐड किया है, वो इंग्लिश ग्रामर। अब बात यह है कि इंग्लिश ग्रामर क्या लॉ के पेपर में देखी जाएगी? बिल्कुल देखी जाएगी। आल दो कहा यही जाता है कि जनाब ग्रामर मैटर नहीं करती, बट जब आप पेपर चेक करने लगते हैं तो पेपर चेक करते वक्त अनकॉन्शियसली भी आप क्या करते हैं, लाशऊरी तौर पर आप देखते हैं अच्छी और बुरी ग्रामर के हवाले से उस बंदे को मार्जिनल नंबर देते हैं या नंबर उसके आप कट कर लेते हैं। तो लिहाजा जो इंग्लिश ग्रामर है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके किसी भी पेपर के हवाले से बेहतर तरीके से उसका लिखा होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये आपके पास एक ब्लैंक पेपर है। अब हमने इस पेपर पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपने जो ज़रूरी समझनी है वो क्या है, वो ये है कि एग्जामिनर दो किस्म के क्वेश्चंस आपको देता है। एक क्वेश्चन वो होते हैं कि जिसमें वो खुद पार्ट डिवाइड कर देता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन देता है वो लिखता है फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ उसने आपसे पूछ ली कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर उसके बाद वो इसके पूछता है कि आप इसके क्या बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, और साथ कहता है कि इसके आप क्या बताएं, क्लासिफिकेशन। और बता देता है कि जनाब 6, 7 और 7 नंबर को खुद डिवाइड कर देता है कि ये 6 है, ये 7 है और ये 7 है। एक ये पैटर्न है। जुडिशरी में अगर आप देखें तो जनरली इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ पे अलग से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लिखी होती। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे दी जाती है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे ये कहा जाता है कि अब आप इसको अटेम्प्ट करें। तो फिर जब आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर उस स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर आज का पेपर किसी के पास हो, जो आज आपको पेपर मिला, क्वेश्चन किसी ने लिखा था, पेपर में किसी ने क्वेश्चन लिखा है जो आज CRPC का क्वेश्चन मिला था, उसमें क्या था? उसमें यह था कि जनाब इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल आर 3 फंडामेंटल स्टेप्स आर एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो उसमें फर्दर क्या कहा कि डिस्टिंग्विश करें आप किसको, कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह इंक्वायरी और ट्रायल से मुख्तलिफ है। अब इसमें क्वेश्चन देते वक्त सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में थी, जो एग्जामिनर अपने जहन में रखता है, वो ये पॉइंट और वो ये फैक्टर था कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस कंडक्ट करती है और इंक्वायरी और ट्रायल कौन कंडक्ट करता है। क्योंकि जब उसने पूछा कि इन्वेस्टिगेशन को डिस्टिंग्विश करें इंक्वायरी और ट्रायल, तो पहला फ़र्क यही है कि जनाब इंक्वायरी एंड ट्रायल इज़ कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टिगेशन इज़ कंडक्टेड बाय द पुलिस है। तो मुख्तलिफ पहलू थे। खैर, अब जब इसमें इंक्वायरी का भी पूछा, इन्वेस्टिगेशन का भी पूछा, ट्रायल का भी पूछा, और इन्वेस्टिगेशन का उसने कंपैरिजन आपसे मांगा किसके साथ, इंक्वायरी और ट्रायल के साथ, और फर्दर ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट कर सकता है, क्या सिर्फ पुलिस कंडक्ट करेगी या पुलिस के अलावा कोई और भी कंडक्ट कर सकता है। तो अब खुद ही क्वेश्चन को 3 हिस्सों में उसने डिवाइड किया, और 3 हिस्सों के अंदर फर्दर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, पहले पार्ट के अंदर मजीद कितने हिस्से आ गए, 3 आ गए, दूसरे हिस्से में कंपेरिजन आ गए, और तीसरे हिस्से में इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इन डिटेल नोट आ गया। जबकि नंबर 10 थे या 20 थे एक साथ लिखे हुए। जब एक साथ लिखे हुए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपने जहन में ये चीज़ देखेगा कि क्या आपने तमाम एस्पेक्ट्स को
क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस किया है या नहीं। सबसे अहम चीज़ यही है कि आपने क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं। कल अगर मैंने सवाल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब उसमें फोकस है क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बच्चों ने क्या किया, क्योंकि सवाल मैंने उनको 2 दिए हुए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बताया, उसके फैक्टर्स का बताया, उसकी इंपॉर्टेंस का बताया। ज़रूरत ही नहीं है, आपसे जस्ट डेफिनेशन मांगी गई है दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। फोकस किस पे है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लासिफिकेशन कितनी है, उसके आगे फर्दर 8 किस्म की क्लासिफिकेशन है। बट जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कम से कम 15 से 20 मिनट में आपने उसको डिफ़ाइन किया और 2 से 3 पेज आपने उस पर लगाया, तो आखिर पे या आपके पास पेज ही 1.5 बचा था या आपके पास टाइम ही 10 मिनट बचे थे कि जिसमें मैक्सिमम लोगों ने अगर कोई क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट की तो वो 2, 3 और 4। एक बच्चे ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल अच्छा लिखा बट सिर्फ किसको लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने अपने जहन में ये रखा था कि जो बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से डिफाइन करेगा मैं उसको 2 नंबर दूंगा, और जो क्लासिफिकेशन को डिफाइन करेगा उसको मैं उसके 18 नंबर मैंने जहन में रखे। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे 2 सफ़े भी लिखे तो आपको कितने नंबर मिल गए, 2। और जब क्लासिफिकेशन के ऊपर आपने चौथा हिस्सा लिखा तो इसका मतलब है आपने 18 में से कितने नंबर का सवाल अटैम्प्ट कर लिया, 4, 4.5 नंबर का। अब अगला जो आपको मैंने मार्क देने हैं वो 4.5 नंबर के हवाले से आपकी गलतियां निकाल के पीछे कितने नंबर बचेंगे, 2 या 3। और जब वो पहले 2 के साथ जमा होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4। इसकी बजाय अगर आप पहले वाले पोर्शन को थोड़ा लिखते और उसकी क्लासिफिकेशन को क्या लिखते, कंप्लीट, तो उसमें आपका पेपर का मार्जिन बढ़ जाता। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है तो अगर उसने 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए हैं तो आपने जहन में रखना है कि डिस्कस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने किसी भी क्वेश्चन के सब एस्पेक्ट को ज़रूर डिस्कस करना। और क्या मतलब क्या है डिस्कस करने का, कि प्रॉपर वो एस्पेक्ट उसमें किस में आएगा, हेडिंग की सूरत में आएगा, और उस हेडिंग को फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होगा। और वहाँ पर जब आपका क्वेश्चन, ये कुछ चीज़ें कॉमन सेंस और प्रैक्टिस के साथ आपको आएंगी कि जब आप ये देखेंगे कि किसी पेपर में अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इतना फोकस नहीं किया और अगली चीज़ फर्दर डिटेल्ड है और उसके ऊपर फोकस है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम शॉर्ट है, क्लासिफिकेशन कितना बड़ा पॉइंट उसने आपसे मांग लिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब आपको जो कुछ छोटे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। लाइट ऑफ कर दें, यूपीएस बंद हो जाएगा, पहला बटन सिर्फ ऑफ करें। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, चल बस चलने दे, खैर है कोई नहीं। इसका मतलब यही है कि आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, आपने टू द पॉइंट जाना है, उस चीज़ के हवाले से जाना जो चीज़ उसके लिए क्या है, ज़रूरी है, और जो ज़रूरी नहीं है उसके हवाले से आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया कि हमने पेपर में लिखना क्या होता है। अब जो मेन चीज़ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने कभी जहन में सोचा ही नहीं, और जो तकरीबन जितने भी बच्चों ने पेपर दिए हैं सब बच्चों के साथ ये सेम इशू चल रहा है, और वो क्या है कि आपको पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता। पेपर अटैम्प्ट करना या ना करना, स्टूडेंट होने के नाते आपको अपने हाथ पे भी कंट्रोल होना चाहिए, और आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई एक लफ्ज़ उसकी कितनी स्पेलिंग को आप किसी भी पेज में किस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेज है, मैं इसको लाइन लगा देता हूँ, मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। जब मैंने इसमें लाइन ड्रा की है तो मेरे पास डिफरेंट सेंटेंसेस है जिनको मैं इस लाइन के इस सारे के सारे जो है पेपर की जो हमारा मार्जिन है इनके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इसको लाइन लगाता हूँ। अब मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूँगा कि मेरा क्या वो जो पेपर के अंदर लिखने वाली लाइन जो है वो क्या है, कैसे। अगर मैं कंटिन्यूस पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि समरा ऑलवेज कम्स लेट इन क्लास, ख़त्म, यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसी को क्या लिखना चाहता हूँ, और अगर इसी को मैं क्या करूँ, इसी को अगर मैं ये लिखूँ, समरा कम्स लेट इन क्लास, एडवोकेट समरा आगा कम्स लेट इन क्लास, समरा कम्स लेट इन। अब
लाइन शुरू कहाँ से हुई है? एक जगह से। ख़त्म कहाँ पर हुई है? एक जगह पे। क्या वर्ड्स एक हैं? क्या किसी में ये लग रहा है कि किसी में लफ्ज़ में ज़्यादा फासला, कम फासला? नहीं। यही सेम चीज़ अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक सबसे बुरी चीज़, वैसे इंग्लिश ग्रामर उसको अलाउ करती है बट एग्जामिनर उसको अलाउ नहीं करता। और वो क्या चीज़ होती है कि जब आप किसी भी अल्फाज को लिखते हुए यहाँ पर इस तरह करते हैं, बहुत बुरा लगता है कि आप जब ग्रामर इस चीज़ को अलाउ करती है, अगर कोई भी वर्ड उसकी स्पेलिंग अगर इतनी ज़्यादा है कि आप उसको लाइन के अंदर ना लिख सकें। असल में अगर ग्रामर ने भी आपको इस चीज़ के लिए अलाउ किया है तो अलाउ किया क्यों था? पहले तो आपने ये चीज़ समझनी थी। अलाउ इसलिए किया था कि आपका जो पेपर है उसके जो राइट और लेफ़्ट मार्जिन है वो कभी भी ऐसे ना हो जैसे आपके होते हैं। कैसे? अगर मैं किसको, चलो मैं खुद ही खड़ा हो जाता हूँ, समझ आ गया क्या हुआ? इस तरह नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जब कभी तस्वीर खिंचवाने के लिए मैं सांस खींच के खड़ा हो जाता हूँ ऐसे, यानी कि सबसे बुरी चीज़। जितने भी आप पेपर देखेंगे तो क्या है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ये लफ्ज़ कैसे चल रहे हैं? ऐसे ही है ना। ये सबसे बड़ी गलती है जो किसी भी इम्तिहान में आप लोग करते हैं और इंतहाई बुरी लगती है ये गलती जब आप किसी भी, और सबसे पहली चीज़ जो किसी भी पेपर को ये करने के लिए कि क्या इस पेपर को हमने राइट साइड पे रखना है या लेफ़्ट साइड पे रखना है, ये पेपर को राइट साइड पे रखना या लेफ़्ट साइड पे रखने का मतलब क्या है? वो मतलब आपको उस वक्त समझ आ जाएगा कि जब अभी मैं ये पेपर चेक कर रहा था, मेरे साथ मैं अकेला नहीं चेक कर सकता था, मैंने कुछ बच्चों को अपने साथ किया एडजस्ट। तो मैंने उनको क्या कहा, आपको इससे समझ आ जाएगी कि एग्जामिनर क्या कहता है। मैंने उनसे ये कहा कि अगर किसी पेपर में पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस किए हुए हैं और उसकी राइटिंग भी आपको अच्छी लग रही है और उसने पूरे 5 क्वेश्चन आखिर तक इस तरह किया है कि उसने भाग दौड़ आखिरी क्वेश्चन के अंदर नहीं है, साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग है, कटिंग उसकी नहीं की हुई, तो वो पेपर मुझे दे दीजिएगा, बाकी सारे आप चेक कर लें। तो क्या मतलब हुआ कि जिन पेपर्स में ये चीज़ें थी वो इस काबिल थे कि हम उसको किसी पोजीशन में रखें और बाकी सबके साथ आप क्या करें, जो आपने हाल करना है उनका आप कर दें। तो क्योंकि पहली चीज़ जो एग्जामिनर को आपके पेपर में अट्रैक्ट करती है वो क्या है, वो आपका राइटिंग स्टाइल। ग्रामर उसने बाद में पढ़नी है, बहुत बाद में आनी है, जब वो पेपर पढ़ेगा। पहली चीज़ जिसकी वजह से वो किसी भी पेपर को देखेगा, और एग्जामिनर के लिए जितनी ज़्यादा आसानी आप पैदा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको मैं जितने भी कल पेपर मैंने चेक किए, अगर मैं सारे के सारे पेपर आपको दिखाऊं तो शायद ही कोई एक आध बच्चा हो कि जिसने इस स्टाइल को फॉलो किया हो, अदरवाइज़ बाकी सबका क्या है, यही सेम चीज़। यानी कि क्या है कि आपका ये लफ्ज़ लाइन से बाहर है, ये अंदर है और ये इस तरह करके है, जबकि आप एज बीइंग स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाज को भी एडजस्ट कर रहे हैं और उस पर 1 2 3 4 5 लफ्ज़ को भी उतनी ही जगह पे क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। और कोई भी लफ्ज़ आपका इस तरह कट होकर आगे नहीं जा रहा। और लफ्ज़ कट करके आगे भेजने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि आपका जो मार्जिन है वो कभी भी ख़राब ना हो, आपका टेक्स्ट हमेशा जस्टिफाइड हो। तो राइटिंग स्टाइल के अंदर जो यहाँ पे हमने इवैल्यूएशन के अंदर 2 नंबर रखे हैं राइटिंग स्टाइल के, तो दर हकीकत वो राइटिंग स्टाइल क्या है कि सबसे पहली चीज़ जो आपने कल से फॉलो करनी है वो ये है कि जो मार्जिनल लाइंस लगी हुई हैं, आपने मार्जिनल लाइन के अंदर रहना है, मार्जिनल लाइन से बाहर नहीं जाना। और पेपर जब सामने आए तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आए कि ये बंदा बिल्कुल मार्जिन के अंदर है। लफ्ज़ को इस तरह कट करने की बजाय आपके जहन में ये चीज़ हो, और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस के ज़रिए से। आपको पता होगा कि आपने 7 लफ्ज़ को सेम मार्जिन में कैसे एडजस्ट करना है। इसी को अगर कोई और इसको लफ्ज़ बढ़ा देते हैं, लफ्ज़ को बढ़ा देते हैं, समरा की कोई और भी 2-4 खसूसियात लिख देते हैं। बताओ समरा क्या खसूसियात है? चाय पिलानी है आज? बस फिर उसकी तारीफ़ कर देते हैं समरा की, और नहीं पिलानी होती फिर हम कुछ और कह देते। तो समरा क्या है, हम इसको कर देते हैं इज़ आ, क्या है जनाब, गुड लेडी करूँ, एडवोकेट करूँ? लेडी कर दें, समरा इज़ आ गुड लेडी। और लेकिन क्या है कि शी इज़ नहीं है, आज है, चाय पिलानी है, हाँ, शी इज़ वेरी पंक्चुअल। अब लफ्ज़ बढ़ गए लेकिन मार्जिन क्या है, वैसे का वैसा। तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल के अंदर हैं।
ये चीज़ आपने सीखनी है। राइटिंग स्टाइल किसी भी पेपर के अंदर पहली चीज़ जो किसी भी एग्ज़ाम, और अगर आपका राइटिंग स्टाइल अच्छा हो या आपकी हैंड राइटिंग उसकी डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर जाएगा। अगर राइटिंग स्टाइल अच्छा है और राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो ये इसको कवर करने के लिए बेहतरीन है कि अगर आपका पेपर और राइटिंग, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो सिर्फ एक चीज़ की प्रैक्टिस कर लें। अगर आप उस एक चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद बेहतर लगेगी। और वो चीज़ क्या है? ये जो राइटिंग है, राइटिंग में दो ही चीज़ें हैं, या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं और या कौन से हैं? कैपिटल। और स्मॉल और कैपिटल के लिए आगे फर्दर एक ही क्लासिफिकेशन है, और वो क्या है कि या अल्फाज 2 लाइंस में आएंगे, या ऊपर वाली 3 लाइंस में आएंगे, या नीचे वाली मैक्सिमम अल्फ़ाबेट्स ऐसे ही हैं। तो एक चीज़ जहन में रख लें, ये कोई कपड़े नहीं हैं कि जिसमें क्या है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल लार्ज, डबल एक्सेल। अब हुमैरा का पेपर पढ़ें, आपको सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। हेडिंग पढ़ेंगे तो हेडिंग में क्या होंगे, आपको इंशाल्लाह डबल एक्सेल अल्फाज, उसमें क्या है लाइनों से बाहर निकले हुए मिल जाएंगे। ये डबल एक्सेल अल्फाज है। कौन से वाले? जो 2 लाइनों पे आपने क्या किए होते हैं? लिखे होते हैं। फिर उसके बाद अगर एस है तो अगर एस फिक्रे के अंदर कोई एस, अगर हम सेशंस की बात करें तो ये है, फिर ये है, और फिर इस तरह करके ये है। ये एक्सेल, ये लार्ज, ये किधर गया? मीडियम, और ये क्या है? स्मॉल। अगर इसमें कोई और भी एस होता तो क्या हो जाता? वो कोई इससे नीचे स्मॉल, या अगर कुछ और होता तो फिर क्या हो जाता? ये चीज़ तो ये इंतहाई क्या लग रही है? ये चीज़ आपकी राइटिंग में सबसे बड़ी, अगर आप इस चीज़ को कवर करें, और कैसे कवर करें कि अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हैं तो वर्ड लिखने के लिए आपको क्या है, आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपके अल्फाज इस चीज़ को फॉलो कर रहे हों। आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि अगर आप एफ़ लिख रहे हैं या जी लिख रहे हैं तो इतना तो आप लोग जानते हैं कि जी जो है वो, अगर आप एक लाइन को फ़र्ज़ कर लेते हैं तो जी किस वाली लाइनों पर आता है? नीचे। तो फिर आप इसको जब भी लिखते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ लिखते हैं तो उसमें क्या कर रहे होते हैं जनाब? आप गूगल को लिखें। तो अब ये यहाँ पर गया क्यों? इसका यहाँ पर जाने का कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है कि यहाँ पर चला जाए। सिंपल आपकी जैसी भी राइटिंग है, अगर आप उसको एक पैटर्न में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग क्या लगेगी? वो देखने में अच्छी लगेगी। तो राइटिंग में, और अगर प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की, इंग्लिश हैंड राइटिंग दुनिया की आसान तरीन हैंड राइटिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने क्या सीखना है? एक 1 और एक क्या सीखना है? गोल 0। इसी से ए बन जाएगा, इसी से बी बन जाएगा, इसी को ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी से क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। इसी से ई बनेगा, इसी से एफ बनेगा। सिर्फ आपने सीखना क्या है कि अगर ये लाइन है तो ये एफ बन गई, अगर यही लाइन है तो ये क्या बन गई? जी बन गई। तो ओ और आई, या 1 और 0, ये 2 अल्फाज की प्रैक्टिस करें। और कुछ भी नहीं है कि अगर आप इसके लिए 4 लाइन वाली कापी, लेकिन 4 लाइन वाली कापी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करती है, तो 2 लाइन वाली कापी, जिन बच्चों को शौक़ है मैं उनको वो प्रिंट निकलवा कर दे दूँगा। सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करें कि आप, और अगर कुछ ना कर सके, अगर आपने ये राइटिंग देखी होगी, अच्छा बुरा छोड़ के आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जो दरमियान के अल्फाज हैं वो क्या है? वो क्या है? सारे के सारे एक लाइन के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर आ रहे होंगे। तो क्या हुआ कि इसी की वजह से अगर आपकी राइटिंग, अगर कोई भी बंदा उसको देखेगा तो वो राइटिंग क्या लगेगी? अच्छी। तो आपने अगर हैंड राइटिंग, अगर कोई बंदा कहता है सर आप 2 नंबर हमारे हमेशा काट लेंगे, क्यों काट लेंगे? मेरी हैंड राइटिंग तो अच्छी हो ही नहीं सकती। 1 महीना 4 लाइन वाली कापी ले लें, उसके ऊपर 1 महीना कम अज़ कम दिन में 1 घंटा लिखें, और रिज़ल्ट वैसे ही होगा जैसे फेयर एंड लवली का इश्तिहार, क्रीम लगाने से पहले और क्रीम लगाने के बाद। इतना ही आपके, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं होता। मैंने बड़ी क्रीमें लगाई थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, लेकिन इस पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ये ना कभी पता चले कि जनाब महबूब ने क्रीमें लेकर रखी हुई हैं और मेरी फ़ीस के आधे पैसे किस पे लगाता जा रहा है? क्रीमों पे लगाता जा रहा है। तो क्या हुआ, बात कर रहे थे पेपर अटेम्प्टिंग की कि हमने अटेम्प्टिंग का कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना है। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि पहली चीज़ है कि मार्जिन्स, हमने मार्जिन्स के अंदर रहना है, मार्जिन से बाहर नहीं जाना। तो ये जो पेपर में मैंने आपको स्टाइल बताया था, भूलेगा तो नहीं ना? तो ऐसा स्टाइल आपके पेपर में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लाइन के मार्जिन को फॉलो करना है, लफ्ज़ को कट करके कभी भी आपने नहीं लिखना। और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर एक लाइन में आपने 7 अल्फाज लिखने हैं या 5 अल्फाज लिखने हैं तो किस तरह एडजस्ट करें कि वो बुरा ना लगे। अब दूसरे नंबर पे
दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है कि क्वेश्चन नंबर। अगर आप पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे तो जुडिशरी के अंदर शायद किसी को पता हो 2017 का पेपर 3 सफ़हात पे था। कितने सफ़हात पे था क्वेश्चन पेपर? एक प्रोपोजिशन आधे पेज के ऊपर थी। अगर आप प्रोपोजिशन को कॉपी पेस्ट करते तो ठीक 10 मिनट सिर्फ क्वेश्चन लिखने पे लगने हैं। तो अगर 10 मिनट क्वेश्चन लिखने पे लगे तो आप उसका जवाब कैसे लिखेंगे? तो ये तो गलत हो जाएगा। उसका क्या है? उसका हल सिंपल सा इतना है, जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट ये है कि आप सेंटर के अंदर क्वेश्चन नंबर लिखें और ये भी क्वेश्चन नंबर लार्ज साइज का होना चाहिए। ठीक है, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, इस तरह। और मैक्सिमम लोग 2 लाइनों के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, ये इंतहाई गलत है। क्वेश्चन नंबर सिंपल जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इसको आप लिखना भी चाहते हैं, अगर ये है, अगर किसी को नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर लिखना, इधर को भाई साहब थे ना, किधर गए वो भाई साहब? पेपर था आज किसी का? हाँ, यहाँ पे कोई पेपर आज का ही था मेरे ख्याल में। ठहर जा। ये सफ़ा ख़त्म, असल में सफ़े मैंने दिए थे ना। अगर अपने होते तो क्या होता, छोटी सी लाइन के ऊपर भी क्या करते हैं, लिख रहे होते। सफ़ा ख़त्म जो भी है, नाम कुछ छोड़ें, पता नहीं किसका पेपर है, कुछ लिखा नहीं। और मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, अक्सर लोग ये करते हैं पेपर के अंदर। एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है। जब आप ऐसी कोई भी हरकत करेंगे आप उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। वही चीज़ कि पेपर चेक करते आप बैठे होते तो क्या होता कि जब मुझे किसी ने दिखाया सर इसका क्या करना है, मैंने यही कहा कि इसको लग रहा है कि एग्जामिनर क्या है, बेवकूफ़ है, इसको इसके मुताबिक ही चलाओ। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर की डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज़्यादा है। आप पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर उसके नंबर जो उसने दिए हैं उसकी काउंटिंग को चैलेंज कर सकते हैं कि गलत हुई है या नहीं, बट कंटेंट के ऊपर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जब आप उसको कंटेंट के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते तो ऐसी कोई भी गलती क्या करेगी, फ़ौरन आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर जाएगी। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन नंबर सेंटर में लिखें और उसके बाद मज़ीद सिर्फ इतना करें, अगर उसके पार्ट है ए और बी, अगर उसने पार्ट दिया है तब, अगर उसने पार्ट नहीं दिया तो फिर खुद से पार्ट ए और बी उसको आपने नहीं करना। अगर दिया है तो फिर इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन पर आप क्या लिख सकते हैं, पार्ट ए या पार्ट बी। अब जो क्वेश्चन का क्रक्स आ रहा है, जो वो पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। तो इतनी सी हेडिंग थर्ड लाइन में आएगी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड क्या आ जाएगा, ट्रायल आ जाएगा। अब यहां पर जो पहली हेडिंग बननी है इसकी, अब ये मार्जिन में आप आ जाए, ये आपके पेपर का क्या हो गया, मार्जिन। अच्छा, अगर पेपर ऐसा है कि जिसके ऊपर मार्जिनल लाइंस इसके ऊपर तो लगी हुई हैं, कुछ पेपर ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर मार्जिनल लाइंस नहीं लगी। फॉर एग्जांपल ये पेपर, इसके ऊपर मार्जिनल लाइंस नहीं लगी, तो बजाय इसके कि आप बच्चों की तरह बैठ के लाइन लगाएं और अपना टाइम ज़ाया करें, पूरी आपकी जो आंसर बुक है उसको आप पकड़ लें और पौना इंच कितना होता है, 1 इंच का तीसरा हिस्सा, ऑलमोस्ट ये स्पेस है आपकी इस पेपर, किसी भी पेपर की ये स्पेस। तो आप इसको क्या करें, आप इसको हल्की सी फोल्डिंग दे लें। जब आप इसको हल्की सी फोल्डिंग देंगे तो इसके ऊपर क्या पड़ जाएगा, एक निशान आ जाएगा जिसमें आप मार्जिन के अंदर रहेंगे। और जब ये पेपर आपका एग्जामिनर उसके अंदर बंडल के अंदर रखेगा तो ये लाइन बिल्कुल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये नहीं होगा कि आपने पेपर पे कोई निशानी लगाई है या नहीं लगाई। तो सबसे सूटेबल वे क्या है कि आप अपने लिए एक लाइन ड्रा कर लें। लाइन नहीं लगाई लेकिन लाइन आपकी ड्रा हो गई, इस मार्जिन के अंदर आप लिखेंगे तो पेपर आपका ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। जब आपके पास लाइंस अगर हैं तो अगली हेडिंग, जुडिशरी के अंदर कभी भी इंट्रोडक्शन की हेडिंग हमने नहीं देनी। आप जिस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो नंबर 1 और क्या चीज़ आ गया, इन्वेस्टिगेशन। अब ये हेडिंग हो सकता है यहाँ पे ख़त्म हो सकता है यहाँ पे ख़त्म हो सकता है यहाँ पे ख़त्म हो। हेडिंग जहाँ पर भी ख़त्म हो, आपने फर्स्ट सिर्फ यहाँ तक का गैप देकर इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है, कैसे कंडक्ट की जाती है,
आपने इसको स्टार्ट कर देना, लिखने एंड तक लिखना है और फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट लाइन पर लेकर आ जाना है। आपने यहाँ यहाँ यहाँ, आप अक्सर लोग क्या करते हैं, हेडिंग लंबी हो गई तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। हेडिंग जितनी भी बड़ी हो, आपकी नेक्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, एक पर्टिकुलर मार्जिन पे स्टार्ट होगी, उससे ज़्यादा आपने उसको नहीं मार्जिन देना। सेकंड यहाँ पे क्या है, अब ये जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ ये है सर्विस राइटिंग पैटर्न। जितने भी लोग चेक करते हैं, जजेस होते हैं या वो उसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और सब के सब लोगों को पता होता है एलएलबी के जो पेपर चेक करते हैं वो वकील होते हैं, वो टीचर्स होते हैं। मैक्सिमम टीचर ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में शायद ही कोई ऑफिशियल लेटर लिखा हो, ज़रूरत नहीं होती कि वो ऑफिशियल लेटर लिखें। इसी तरह जब हम बात करते हैं वकला हज़रात की, तो शायद ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऑफिशियल लेटर, क्योंकि ऑफिशियल कैपेसिटी वो होल्ड नहीं करते। बट जजेस और जो आपके जुडिशल एग्जामिनर्स होते हैं वो सब के सब सर्विंग पर्सन होते हैं, और सर्विंग पर्सन होने के नाते उन सबको सर्विस राइटिंग का पता होता है, तो वो सर्विस राइटिंग के पैटर्न को फॉलो करते हैं। और सर्विस राइटिंग पैटर्न क्या है कि जिसके अंदर आपके पास तीन चीज़ें आती हैं। एक आपके पास आएगा हेडिंग, एक आपके पास आएगी सब हेडिंग, और फिर आपके पास क्या आएगी, सब हेडिंग। आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो दो इसमें स्टाइल है। जो एक सवाल पे आपने स्टाइल लगाना है पूरे पेपर में वो सेम होना चाहिए। वो क्या है, वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन आ गई मेन हेडिंग। मेन हेडिंग हमेशा कहां से शुरू होगी, लाइन के बिल्कुल साथ। ये कहां पे चल रहा है मेन हेडिंग आपका, जिधर भी हमने यहां पे खत्म कर दिया, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ, लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से। अब आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको बताना चाहते हैं कि हु कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई बात बतानी है। जब आपने इसको अंदर बतानी है तो फिर अब आप यहां पे तकरीबन एक आप कह लें कि आधे इंच का मार्जिन, कितने इंच का मार्जिन, आधे इंच का मार्जिन, आधे इंच का मार्जिन। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो इसको आप रोमन में ले जाए और चाहे तो आप इसको ए बी या सी, लेकिन जो आपने पैटर्न अभी अडॉप्ट करना वो हमेशा के लिए यही करना है। हम नॉर्मली जो कोर्स नोट्स में अडॉप्ट करते हैं वो क्या है कि हम किसी भी मेन हेडिंग को सब हेडिंग में जब लेकर जाते हैं तो आप जितने भी नोट्स देखेंगे उसमें वो क्या होंगे, वो रोमन आपके होंगे 1 2 3 होंगे। तो रोमन 1 2 3 में आप आ गए और आपने लिखा हु कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। क्या ये पूरी हेडिंग जो है ये एक मुकम्मल ऐसा फिक्रा जो इंटेरोगेटिव मार्क लगना चाहिए वो बनाती है कि नहीं बनाती, बना रही है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, इंटेरोगेशन मार्क होना चाहिए, क्योंकि आपने हु से शुरू किया और बात को क्या किया, मुकम्मल किया। उसके बाद आपने जब इसको एक्सप्लेन करना है आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब इसमें वो वाली बात ख़त्म हो गई, यहाँ से स्टार्ट किया, इसको एंड तक ले गए, अगली चीज़ को स्टार्ट किया, एंड तक ले गए, लेकिन अब ये मार्जिन जो आपने आधे इंच का लगाया ये एंड तक क्या होगा, लगता रहेगा। अब इसके अंदर हमने लिखना था कि जनाब इन्वेस्टिगेशन का कोई हमने जनरल उसकी डेफिनेशन, और एक चीज़ और, पेपर में हेडिंग पर हेडिंग नहीं होती। पेपर में क्या नहीं होता, हेडिंग पर हेडिंग नहीं होती। ये हेडिंग पर हेडिंग क्या होती है, सरकारी फिक्रे कुछ होते हैं जो आप लिख सकते हैं। सरकारी फिक्रे कैसे होते हैं, जो हमेशा इस तरह के होते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको पता कि हु कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन दो बंदे करते हैं, या तो पुलिस करती है, एनी अदर पर्सन अदर देन द मजिस्ट्रेट अथराइज बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस रिगार्ड। तो दो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अब सरकारी फिक्रा क्या है कि जब आपने लिखा हु कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, तो देयर आर डिफरेंट पर्सन्स हु कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एज पर सीआरपीसी। तो ये सरकारी फिक्रा आया ताकि आपका हेडिंग पे हेडिंग ना आए, बल्कि दरमियान में कोई ना कोई क्या आ जाए, सेंटेंस आ जाए। फिर आगे आपने जब लिखा ए और बी, अब फिर मजीद कितना आपने छोड़ना है, आधा इंच यहाँ पे छोड़ा था, आधा इंच आपने यहाँ पे छोड़ना है। अब क्या है, ए कौन कंडक्ट करता है, पुलिस, बी कौन कंडक्ट करता है, एनी अदर पर्सन। अब एनी अदर पर्सन की बात करके वापस आप आ रहे हैं, क्योंकि आप अभी उसको बता रहे हैं री इन्वेस्टिगेशन का। तो क्या री इन्वेस्टिगेशन हु कैन कंडक्ट में शामिल है, इसका हिस्सा है, नहीं है। तो अगेन आप यहां पे आए और आपने क्या बना दिया, री इन्वेस्टिगेशन। अब कोई भी बंदा जो चेक करेगा उसको पता चला कि आप ये यहां पे बैठे हैं पूरे पेपर में, तो आप सब हेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं जो कि किसी का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, किसी सब हेडिंग का, और ये किसका हिस्सा है, इन्वेस्टिगेशन का। जब आप वापस ट्रायल पे आए तो आपकी हेडिंग, इसका नंबर क्या बन गया, मेन हेडिंग क्या आ गई 2, और उसके साथ क्या लग गया आपका ट्रायल।
अब इस ट्रायल को इसी पैटर्न पे आप स्टार्ट करेंगे तो आपका पूरा जो पेपर होगा वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा। आपके हाथ और प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपकी लाइन कभी भी ऐसे ना हो जो अक्सर बच्चों ने की होती है। यहाँ पे मैं कुछ पेपर दिखा देता हूँ। इसमें एक पेपर पड़ा हुआ था, ये फिर कुछ बेहतर रहा देखने में। अक्सर पेपर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह होगा कि जब आपकी लाइन स्टार्ट हुई तो यहीं से हुई, पहला लफ्ज़ यहाँ पे लिखा, दूसरा लफ्ज़ आपने कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, और तीसरा लफ्ज़ कहाँ पे लिखा, यहाँ पे। अक्सर लोग इस तरह करके लिखते हैं, स्टार्ट कहीं से और ख़त्म किसी जगह पर। ये अगेन जो आपका एक राइटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये बुरी चीज़ लगती है। अगर आप दो चीज़ें अडॉप्ट कर लें, ऐसा बहुत कम होता है कि एक बच्चा उसको एक इम्तिहान में पूछे गए सारे के सारे सवालों के जवाब आते हों। जनरली अगर हम किसी भी पेपर में देखें तो 5 में से 3 साढ़े 3 सवाल होते हैं जो हमें अच्छे तरीके से आते होते हैं और बाकी के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होता है। तो इस बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो स्टूडेंट हरगिज़ अच्छा नहीं है जिसको एग्जामिनर की पूछी हुई हर बात का पता है, बल्कि अच्छा वो है कि जिसको जो चीज़ पता है वो उसको पेपर में ऐसे लिखे कि एग्जामिनर को ये पता चले कि उसकी रिक्वायर्ड बात ही लिखी जा रही। उसके लिए क्या है, उसके लिए सिर्फ इतनी सी बात का आपने ख्याल करना है कि जो हेडिंग्स उसने पूछी हैं वो हेडिंग्स आपके पेपर में आए, और उसके हवाले से अगर आप कुछ डिस्कशन करने के काबिल हो गए तो वो आपको जो पहले 3.5 क्वेश्चंस हैं उसके साथ 1.5 क्वेश्चंस मिलकर आपको पासिंग और थोड़े से अच्छे मार्क्स तरफ वो पुश करने के लिए काफ़ी होता है। तो पेपर के लिए जहाँ पे इसमें जो आपका जो हमने एक बनाया, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एवेल्यूएशन के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आज के बाद जो आपके पेपर इवेल्यूएट होंगे वो स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे। इसमें 2 चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं कि हैंड राइटिंग और राइटिंग स्टाइल। हैंड राइटिंग में हमने क्या देखना है, सिमेट्री देखनी है। आपकी राइटिंग जैसे है, अगर आप 4 लाइन वाली कापी लेकर आ जाओ तो सबसे बेहतर, अगर नहीं लेकर आते तो एटलीस्ट जो जैसे लिख रहे हैं उसको सिमेट्री में लेकर आ जाए। सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपके जो 2 लाइन वाले अल्फाज हैं वो 2 लाइन वाले ही हों, और जो आपके अल्फाज लाइन से ऊपर आने या लाइन से नीचे आने, इन चीज़ों का आपने क्या करना है, ख्याल रखना है। उसके बाद पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या है कि आप किसी भी पेपर को कन्वर्ट कर दें, किसके अंदर कन्वर्ट कर दें, आप उसको हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर। इस पैटर्न के मुताबिक मार्जिन्स का ख्याल रखते हुए अगर आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो देखने में पेपर आपका क्या होगा, उसकी आउटलुक क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। मार्कर का ज़्यादा इस्तेमाल भी बुरा होता है, बट इस्तेमाल करें, ज़रूर करें। एक क्वेश्चन के अंदर 10 से 12 हेडिंग, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको पेपर दिखाया कि ये वाली चीज़ हरगिज़ आपने नहीं करनी। अगर कोई पेपर की बात करें तो जैसे इन्होंने किया यहाँ पर, अब ये कुछ क्या है, बेहतर है, लेकिन रेलेवेंट प्रोविज़न वगैरह मैंने आपको बताया कि जुडिशरी के अंदर आपने नहीं लिखने। कोई भी ऐसी हेडिंग जो 1 लाइन की हेडिंग हो, जुडिशरी में टोटल आपने अवॉइड करना है, उस हेडिंग को मर्ज कर दें। अब अगर आपके पास जो आपका मटेरियल है वो ऐसा है कि जिसमें आपने 1 लाइन की डेफिनेशन पढ़ी थी और 1 लाइन की उसकी क्या पढ़ी थी आपने, मीनिंग, तो आप एक लाइन की 2 हेडिंग देने की बजाय मीनिंग एंड डेफिनेशन की एक सिंगल हेडिंग दे दे। और अगर उसके अंदर डेफिनेशन डिफरेंट जूरिस्ट की थी, सालमेंट की थी, आस्टन की थी, तो बजाय इसके कि आप हर एक को क्या करें, मार्कर के साथ हेडिंग में लाएं, आप उसको विदाउट मार्कर उसी डेफिनेशन के अंदर क्या करें, ताकि एटलीस्ट जितना ये लिखा है, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये मटेरियल भी थोड़ा कम है। एक पेज पर, इस पेज पर मैक्सिमम 2 हेडिंग होनी चाहिए। अगर आप उस स्टैंडर्ड को मीट करना चाहते हैं जो रजिस्टर एग्जामिनर देखता है, फिर भी कोई उस पर करे तो हद 3 हेडिंग। बट यहाँ पर कितनी हेडिंग आ रही हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही अगर आप देखें, अब इस पेपर पे कितनी है, 3 हेडिंग्स है। अगर आप खुद इसमें देखें 3 और ये, या इसको अगर मैं इसके साथ अगर कंपैरिजन करूँ, एक ये है और एक ये है, तो देखने में क्या चीज़ अच्छी लग रही होगी कि जहाँ पर आपकी हेडिंग्स थोड़ी हो और मटेरियल ज़्यादा हो। ये एक बेहतर पैटर्न है, इसमें आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब हेडिंग ज़्यादा होती है तो आप थोड़ी चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी हेडिंग आपकी जगह, और इसमें हेडिंग इतना ज़्यादा पेपर में टाइम आपका ज़ाया करती है, क्योंकि जब आप कोई भी हेडिंग दे रहे होते हो तो आप क्या करते हैं, बार बार मार्कर को खोलते हैं, बंद करते हैं, और उसमें ज़रूर पक्की बात होती है हाथ से 1-2 बार मार्कर गिरता भी है। जब मार्कर आप उठाते हैं तो लाजमी तौर पर दाएं और बाएं भी देखते हैं कि वो परेशान है या वो कि पेपर सही तरीके से लिख रहे हैं। तो ये सारा कुछ करते कराते 10 से 15 मिनट ऐसे होते हैं जो उसमें जाए। मेरे हमेशा जो पेपर से, जैसे अगर इस तरह की शीट, मैंने कोई भी शायद ऐसा पेपर होगा जिसमें अगर पेजेस काउंट करें तो यूनिवर्सिटी में भी मेरा नाम वहाँ पर लिखा हुआ है, 3 आवर्स के अंदर 72-78 तक मैंने पेज लिखे हैं। और जब मेरा पहला पेपर गया तो उस पर ऑब्जेक्शन लग गया, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि 3 घंटे में इतना पेपर
लिखा जाए। तो प्रॉपर उन्होंने एक बंदे को कहा कि इसके सर पे बैठे अगले दिन और देखें कि ये बंदा वाकई 3 घंटे में ही लिखता है या नहीं लिखता। तो वो मेरे सर पे बैठा और मैंने उससे ज़्यादा उस दिन 3 घंटे में लिखा। वजह क्या है? वजह यह है कि एज बीइंग स्टूडेंट आपको एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि आप छोटी चीज़ को बढ़ाएंगे कैसे और बड़ी चीज़ को छोटा कैसे करेंगे। मैं तो हमेशा ये करता था, आप लोगों ने वो नहीं करना। मैं क्या करता था, मैं मार्कर पकड़ता था, जितनी हेडिंग मेरे जहन में होती थी मैं उसके साथ, मुझे पता था कि अगर मैंने इसमें 4 लाइनें लिखनी है, 5 लाइनें लिखनी है, तो मैं उतना ही उसके लिए क्या करता, हेडिंग लगाकर मार्कर को बंद करके रख देता। तो वो जो बार बार मार्कर खोलना बंद करना, वो चीज़ क्या होगा। अब इसमें मसला ये आ सकता है कि क्या आपने वो जो चीज़ लिखी, बात मटेरियल तो थोड़ा है, तो क्या आप उसको उतनी लाइनों में लिख सकते हैं? अगर आप थोड़े से जनरल कंटेंट राइटिंग में अच्छे हैं तो आप चीज़ को बढ़ाकर वहाँ तक ले जा सकते हैं। पेपर में चीज़ को रिपीट नहीं करना। यहाँ पर अक्सर बच्चे एक ही बात इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, उसी को फिर किसी और हेडिंग में एज इट इज़ अगर आप रिपीट करेंगे तो गलत है। मतलब क्या है कि समराइज अ गुड गर्ल, समराइज अ गुड गर्ल, तो ये क्या है, पढ़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, दो सेम चीज़ें हैं, एक पे क्रॉस लग जाएगा, उसके ऊपर सर्कल कर दिया जाएगा। अगर आप इसको ऐसा करते हैं समराइज अ गुड गर्ल, इट मीन्स दैट शी इज़ नॉट अ बैड गर्ल। तो बात वही की है, लेकिन एक बार पॉजिटिव में और एक बार किस में कर दी हमने, नेगेटिव। क्वेश्चन की लेंथ में अभी इस पर कोई वो आपको क्रॉस नहीं कर सकता। तो पेपर के अंदर सबसे गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि कभी भी सही चीज़ को ना लिखने का इतना नुकसान नहीं होता जितना गलत चीज़ लिखने का होता है। सही चीज़ नहीं लिखी, हो सकता है एग्जामिनर उस वक्त उसको देख रहा हो और वो स्किप हो और वो आपको जो बाकी किसी अच्छी लिखी हुई चीज़ को कंसिडर करके नंबर दे दे। बट अगर कुछ गलत लिखेंगे तो वो इन सर्कल ज़रूर होगा, अंडरलाइन ज़रूर होगा। तो जो अंडरलाइन होगा, जो इन सर्कल होगा, उसके नंबर तो कटने ही कटने हैं। तो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सेक्शन, कोई प्रोविज़न, कोई चीज़ अगर आपको भूल गई है तो गलत मत लिखें, उसको आप क्या करें, अवॉइड करें। हो सकता है कि उसके जहन से वो चीज़ उस वक्त क्या हो, निकली हो। पेपर हमेशा इंप्रेशन पे, अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाए, पेपर हमेशा इंप्रेशन पे चेक होता है। ना ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा जाता है और ना ही एग्जामिनर को इतने पैसे दिए जाते हैं कि वो उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़े, और ना ही उसके पास इतना टाइम होता है कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़े। इंप्रेशन, और इंप्रेशन कहाँ से आता है? हैंड राइटिंग, राइटिंग स्टाइल, मटेरियल, उसका एक्सप्रेशन। और पहले सवाल में पढ़ के ये हमने अंदाज़ा लगाना है कि आपकी ग्रामर अच्छी है या नहीं है, आपको स्पेलिंग आते हैं या नहीं आते। पहले सवाल को तवज्जो के साथ और बाकी सब को बस पता चल गया कि हाँ इसको मार्जिनल मार्क्स देने हैं या नहीं देने। तो ये तमाम चीज़ें, अब जैसे इन्होंने भी क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा लार्ज हेडिंग दी हुई है, नज़र आ रही है ना। अब आप खुद डिसाइड कर लें कि ये एक्स्ट्रा लार्ज हेडिंग क्या ये अच्छी लगती हैं या ये जो आपकी एक नॉर्मल आपके जो हेडिंग स्टाइल है वो आपको अच्छा लगता है। डिसाइड आपने करना होता है। ये पेपर पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप खुद पेपर्स को उठाकर देखें और इसमें देखें क्या चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं। तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई लाइन का ख्याल नहीं रख रहा तो वो क्या लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अगर किसी ने लाइन का ख्याल रखा है तो वो क्या लग रहा होगा, वो अच्छा लग रहा होगा। अब इनकी जो राइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट जितनी है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता था अगर ये गलती ये वाली ना करते। अगर आप एफ ऐसे लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे लिखें। बुरा लगेगा जब आपका क्लिफ इस तरह होगा, यानी कि एक एफ किधर गया इस तरह और एक एफ किधर गया, स्लिप करवाएं एक तरह, इधर स्लिप इधर स्लिप। यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही किया है कि एक ऑफ एक साइड पे चला गया उसका एफ और दूसरा एफ किधर चला गया, दूसरी साइड पे। एक ऑफ ऐसा है एहतशाम जैसा, और एक एफ कैसा है, मेरे जैसा। और एक जैसे एफ लिखो, ये सारे एफ मेरे जैसे लिखो, ये सारे किसके जैसे लिखो, एहतशाम के जैसे लिखो। ये चीज़ पेपर में बुरी लगती है। इस तरह की चीज़ें जब आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर दो एफ है तो दोनों एफ क्या है, एक जैसे नहीं है। तो इस पर अगर आप कहें कि सर ये क्या है, यही तो सब कुछ है, यही जिसको चीज़ आती है वो पेपर में पास हो जाएगा, जिसको नहीं आती उसके पास ज़्यादा मटेरियल भी होगा, अगर वो उसको एक्सप्रेस ना कर सके उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो कल इतना आपको ये इस चीज़ के बारे में गाइड करने का बेसिक रीज़न सिर्फ एक है कि कल जब आपका पेपर हो तो सब लोग इन तमाम चीज़ों को क्या करें, फॉलो करें। शुरू में हो सकता है कि जब आप राइटिंग को बेहतर बनाने लगे थोड़ा कम लिखें, कोई मसला नहीं है, एक बार होगा, 2 बार होगा, 10 दिन होगा, महीने बाद आप क्या हो जाएंगे, उस रूटीन में आ जाएंगे।
राइटिंग भी बेहतर हो जाएगी और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। और इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जिसका फ़ैसला आपने कल तक कर लेना है, और ये वो चीज़ है कि जिसको कभी हमने सोचा ही नहीं है कि इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है, और वो क्या है? वो पेन का इंतखाब। अगर आप लोगों को पता हो कि पेन के गलत इंतखाब से आपके पेपर पे 25% तक अफेक्ट होता है। वो किस तरह? अभी पिछले दिनों मैं पेपर दे रहा था तो गलती से मैं जो यहाँ से कलम रख के गया वो गाड़ी में रह गया, फिर मुझे वहाँ से किसी से पेन लेना पड़ा, और उसका नतीजा ये निकला कि आधा पेपर लिखने के बाद मेरा हाथ बुरी तरह थक चुका था और मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। अगर आपका कलम सख्त है, आपका कलम ऐसा है, लेकिन सरदार साहब वाला काम नहीं करना। सरदार साहब की अम्मा जी ने भेजा कि माचिस लेकर आ जाए। वो माचिस लेकर आए और कोई भी तीली ना जली। तो सरदार साहब की अम्मा ने कहा कि बेटा कोई भी तीली नहीं जलती भाई। उसने कहा मैं तो सारियाँ जला के देखी ने, तू कि मैं कहनी कि कोई नहीं जल रही। जब उसने सारी जला के देख ली तो फिर तीली दोबारा कैसे जल सकती है? तो बॉल पॉइंट पेन ऐसा ना हो जो पहले से आपने क्या कर लियो, प्रैक्टिस कर करके खाली कर लियो। हाँ, न्यू बॉल पॉइंट कभी भी पेपर में लेकर मत जाए। पेपर में वो बॉल पॉइंट, वो पेन लेकर जाएं कि जिससे कम से कम आपने एक सफ़ा लिखा हो और वो रवां हो चुका हो, और उसका अल्टरनेट 1-2 पेन आपके पास हो, और जो पेन आपके लिए फिजिबल है जिससे आपने पेपर अपना करना है। 100-150 रुपये का उसका एक डब्बा आएगा, वही डब्बा लेकर रख लें, और हर वक्त आपका वो डब्बा आपके बैग में आपके सुर्खी पाउडर के साथ, लिपस्टिक की बजाय कलम, ठीक है। जो आप 100 कार्ड मेडोरा वाली 150-200 की मिस्टेक लेकर आती है, वो मेडोरा नहीं होती, वो तो बहुत महंगी होती है। वो 150-2 की जो मेडोरा वगैरह लाते हैं ना, उसकी जगह आपके पास क्या होना चाहिए? पेंसिलों का, मार्करों का डब्बा आज के बाद आपके जो है वो बैग के अंदर होना चाहिए। और आप लोग भी क्या करते हैं जनाब? कौन सी ऐसी चीज़? तो ये ज़रूरी है। अच्छा पेन होगा, चाहे वो जेल पेन हो, चाहे वो कोई ऐसा जिसका फ़्लो अच्छा हो ना, राइटिंग बहुत बारीक हो। और ये पियानो शियानो कभी भी मत लें, ख़ास पर पीला पियानो वगैरह चलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पेपर के ऊपर जगह जगह अंडे देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी देर लिखने के बाद वो क्या करता है, उसकी स्याही पेपर पे क्या होती है? फैलती है। हाथ लग गया, वो लाइन लंबी हो जाएगी। पेपर को जब आपने बंद किया तो एक पेपर का दूसरे पेपर पे क्या आ जाएगा? शेड। और बैक साइड पे आपको लिखने में भी क्या होगा? मसला। सॉफ्ट पेन लें जो लिखने में भी क्या हो? सॉफ्ट हो, और उसका इंप्रेशन भी पेपर पे क्या हो? सॉफ्ट हो। तो इससे आपके पेपर के जो लिखने के ओवरऑल उस पर जो पेपर की लेंथ है उस पर 25% फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपने आज क्या करना है? अपना एक जो मार्कर जिससे आप कंफर्टेबल हैं, कट वाले मार्कर्स वैसे इंग्लिश में अवॉइड करने चाहिए, उर्दू में अच्छे लगते हैं। इंग्लिश में कट वाला जो मार्कर है वो कभी भी आपको लाइन के दरमियान रहना ही नहीं देता। हाँ, अगर कट वाला जो बंदा मार्कर यूज़ करता है, जब मेरे ख्याल में आप यूज़ करते हैं, तो उसका कट क्या करें? आप बड़े कट वाला ना लें। उसमें आप उसको बताएं कि वो आपको क्या करे, छोटे कट का मार्कर दे। बड़ा कट उर्दू के लिए होता है और छोटा कट किसके लिए होता है? इंग्लिश के लिए। तो छोटे कट का मार्कर लें तो फिर भी, और मार्कर जब भी पेपर में लेकर जाए एक ना लेकर जाए। अगर आप ज़्यादा हेडिंग देंगे तो मार्कर क्या करेगा? शुरू से आखिर तक जाते जाते उसका हाल ख़राब हो जाएगा। इस तरह जो लोग पॉइंटर यूज़ करते हैं, कभी भी एक पेपर, एक आपको जो पॉइंटर है वो पेपर नहीं लिखवा सकता। हर आपको पेपर के अंदर 2 से 3 पॉइंटर लेकर जाने, और ये चीज़ें मैटर करती हैं। हर एग्जामिनर उस पेपर को प्रेफर करता है जो शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसा। और वो कब होगा? जिसके लिए अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले कई लेक्चर्स में बताई है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। और उसी आखिरी चीज़ के साथ इस लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। गधा है, खोता है वो स्टूडेंट। कौन सा? जो कहता है पेपर लेंथी था। अब दिल में आप सब लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें जो ये पेपर के बाद कहते थे कि पेपर क्या आता है? पेपर लेंथ। पेपर कभी लेंथी होता ही नहीं है, ये बात जहन में रख लें। पेपर कभी लेंथी होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? सिंपल सी बात यार, एक आसान तरीन सा फार्मूला ज़िंदगी भर के लिए अपने पल्लू के साथ बांध लें। आपके पल्लू नहीं है तो आप जेब में डाल लें, ठीक है? आप लोग अपने पल्लू के साथ बांध लें। वो क्या है? हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का पैटर्न है, जितने भी आपके सब्जेक्टिव पेपर है, कितना टाइम होता है उसके लिए? 3 आवर्स। 3 आवर्स को अगर मिनट्स में करें तो कितने मिनट्स हैं आपके पास? 120। माशाल्लाह। इसका नहीं, किसी की 120 की आवाज़ आई थी, अल्लाह उसको जो है ना बड़ा जज लगाए। हाँ, 180 मिनट्स पूरा। आप जितने भी पेपर देखें पाकिस्तान में तमाम एग्जाम्स के लिए, आपके पास कितना टाइम है? 180 मिनट्स। और मार्क्स कितने होते हैं? 100।
यहीं से आपका मामला ख़त्म हो गया। इतनी सी चीज़ आप समझ लें, 180 मिनट टाइम है और मार्क्स कितने हैं आपके पास? 100। 1.8 मिनट है आपके पास। कितना टाइम है? हर एक नंबर के लिए। हर एक नंबर पे आपने क्या करना है? 1.8 मिनट लेकर चलना है। अब अगर आप इसी 1.8 को आगे लेकर चलें, इसी को ज़रब करते जाएं, तकसीम करते चले जाएं, तो क्या बनेगा? मैं आपको उसका पूरा पैटर्न बता देता हूँ। अब आपके पेपर में क्वेश्चन कितने होते हैं जनरली पाकिस्तान में? 1, 2, 3, 4 और कितने होते हैं? 5 क्वेश्चन ही हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन को जो मार्क डेजिग्नेट किए जाते हैं वो कितने होते हैं? ये पैटर्न सबके लिए सेम है तकरीबन, चाहे जुडिशरी है, चाहे CSS है, चाहे PMS है, चाहे आपका लॉ है, जो भी इम्तिहान है, सबके लिए पैटर्न क्या है? यही सेम है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम 1.8 की बात करें और हमारे पास एक नंबर, हमने ये अपने जहन में रख लिया कि एक नंबर के लिए 1.8 क्या है हमारे पास? मिनट। किसके लिए? एक नंबर। एक सवाल कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का। तो कितना टाइम है हमारे पास उसके लिए? कितना टाइम है? 36 मिनट। और अगर उसने सवाल के कितने पार्ट्स कर दिए? 2 कर दिए। तो पार्ट क्या कर दिया? A और पार्ट क्या कर दिया? B। तो अब A पार्ट के लिए कितना है? क्योंकि A पार्ट के कितने नंबर है? 10 और B पार्ट के भी कितने नंबर है? 10। तो आपने इसको कितना टाइम देना है? 18 मिनट। और इसको भी कितना टाइम देना है? 18 मिनट। डेफिनेशन की तरफ चला गया। जैसे पहला सवाल जुडिशरी में हमेशा होता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। जब डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में गया तो उसने कहा जनाब आपके लिए ये A डेफिनेशन है, B डेफिनेशन है, C है, D है और कितनी डेफिनेशन दे दी उसने? 5। कितनी डेफिनेशन दे दी? 5। तो हर डेफिनेशन के कितने नंबर उसने अलाट कर दिए? कितने किए? 4। जब 4 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास क्योंकि 5 थे लिहाजा ऑलमोस्ट कितना टाइम बनेगा हमारा? 7 मिनट। 7 7 7 और 7। तो कितना टाइम हुआ फिर आखिर पे? कितना हो गया? 30 से 36 से 35 37 मिनट हो गया। अगर उसने 10 डेफिनेशन दे दिया, बाजू को 10 दे देता है, या कोई भी डेफिनेशन ऐसी जो कितने नंबर की है? 2 नंबर की, तो आपके पास टाइम क्या है? 3.5 मिनट। मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि आप 2 लाइन लिखेंगे, मैंने नहीं कहा कि आप 4 लाइन लिखेंगे, मैंने नहीं कहा कि आप 1 पेज लिखेंगे। वजह, आप में से हर शख्स की राइटिंग स्पीड अपनी है। कोई ऐसा है जो 5 मिनट में पूरा सफ़ा लिख सकता है, कोई ऐसा है जो 5 मिनट में आधा सफ़ा लिखेगा। हर बंदे की अपनी स्पीड है ना। जब आप राइटिंग को बेहतर बनाएंगे स्पीड फिर वेरी कर जाएगी। तो अब आपने अपने अकॉर्डिंग ये देखना है कि अगर आपकी स्पीड इतनी है कि आप 5 मिनट में एक सफ़ा लिख सकते, तो इसका मतलब है हर वो सवाल जिसके कितने नंबर होंगे? 4 या 5, आप उसको पौने से 1 सफ़े तक ले जाएं। आपकी स्पीड है कि जी मैंने जो ये सफ़ा है मेरी स्पीड है। अब ये स्पीड कैसे पता चलिए कि मैं कल वैसे यहाँ पे घड़ी भी लगवा देता हूँ ताकि आप एक एक चीज़ क्या करें, उसको इसके अकॉर्डिंग चले। इसके अकॉर्डिंग चलने का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें आप। क्वेश्चन नंबर 1 जब आप स्टार्ट करें तो आपके पास सिंपल एक ही क्वेश्चन है और उसके अंदर कितना टाइम है आपके पास? 20 मिनट है। और आपकी प्रैक्टिस है 20 मिनट, 20 नंबर के लिए कितना टाइम है आपके पास? 35 मिनट्स है। तो 35 मिनट्स में आपको पता है कि जी मेरा जो राइटिंग स्पीड है वो इतना है कि मैं 10 मिनट में एक सफ़ा लिख सकती हूँ। तो 10, 20, 30 और ये कितना लिखा जाएगा? आधा। तो इसका मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत। सबसे बड़ी गलती जो आप लोगों से होती है, अगर किसी के जहन में हो, जुडिशरी में भी और बाहर भी, जब आप पहला सवाल बिल्कुल एक, और एग्जामिनर हम लोग हमेशा जब भी करते क्या है, एक इंतहाई आसान तरीन सवाल हर पेपर में दिया जाता है जो तकरीबन पूरी किताब का खुलासा होता है और जो हर बच्चे को आता होता है। और वही सवाल हर बच्चा क्या करता है? पहले अटैम्प्ट करता है, और जब टीचर साहब कहते हैं हाफ द टाइम इज़ ओवर, तो तब आप यूँ कर रहे होते कि हजी तो मैं कितने सवाल कितने? सिर्फ 1। और फिर आखिर पे आप एंड निकलता है 3.5 सवाल, 3 सवाल, या ज़ोर लगा के 4, या चुन्ना मुन्ना सा 5वां सवाल शुरू करके उसको वहीं पे क्या कर दिया आपने? ख़त्म। तो ये क्यों ऐसा होता है कि जब आप अब बात फिर वो आ गई कि फिर जैसे कल किसी ने कहा सर मेरे को तो इतना ढेर सारा मटेरियल था, और यही चीज़ वो आपको सिखाना चाह रहे हैं कि जब इतना ढेर सारा मटेरियल है तो आपने उसको टाइम के अंदर लेकर किस तरह आना। तो आप उसको टाइम के अंदर लेकर कैसे आएंगे कि जो ज़्यादा हेडिंग्स देनी है उनको आप क्या करें? मेन हेडिंग्स के अंदर मर्ज करें, और विदाउट हेडिंग आप अपना टाइम बचाकर मटेरियल उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? आप एक्सप्रेस करें। अगर आप इस एक पेज जो 4 सफ़े बनते हैं इसके ऊपर आप
क्वेश्चन के 8 हेडिंग देकर उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें तो बहुत सी चीज़ें आप उसको बजाय इसके कि हेडिंग दे आप बुलेट्स लगा दें, एरोज लगा दें, या कोई लफ्ज़ जो लिखा है उसके नीचे आप हल्की सी क्या लगा दें, लाइन मार्कर के साथ लगा दें, जिससे पता चल जाए कि आप सालमन डास्टन को क्या कर रहे हैं, अलग उसको डिफाइन करें। सिर्फ क्या है कि आप टाइम को मैनेज करना अगर सीख गए तो आपके लिए ये जो पेपर है ये कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो टाइम को मैनेज कैसे करना है, जो क्वेश्चन के लिए उसने टाइम दिया है, अगर वो आपसे पूछता है रेस जुडिकाटा क्या है और नंबर उसने कितने दिए हैं 2, तो आप बेवकूफ़ ही होंगे अगर आप लिखेंगे कि रेस जुडिकाटा की काइंड्स, उसके एसेंशियल्स, उसकी तमाम चीज़ें, और कहेंगे पेपर बड़ा लेंथी था। नंबर कितने हैं 2, टाइम है 3.5 मिनट। आपको पता होना चाहिए कि 3.5 मिनट में आप 3 लाइन्स लिख सकते हैं या 5। जब आप अपने उसके अकॉर्डिंग उस टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन को लाएंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, आपके 5वें सवाल को उतना ही टाइम मिलेगा जितना कि किसको मिला था सवाल नंबर 1 को। और एक चीज़ जहन में रख लें, जुडिशरी की मैं अगर आपको मार्क क्लासिफिकेशन बताऊं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर 13 नंबर लिमिट है, उससे ऊपर कोई एग्जामिनर आपको नंबर दे ही नहीं सकता। अप्रूवल चाहिए होते हैं उससे ऊपर नंबर देने के लिए। अच्छा लिखा है 11 से 12 नंबर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा है तो कितने नंबर 13। अब जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप हर सवाल को अच्छा लिख के आए। आप हर सवाल को क्या लिख के आए, अच्छा। तो अगर आप हर सवाल को 1 2 3 4 5 सवालों को अच्छा लिख कर आएंगे तो 10 से 12 10 से 12 10 से 12 10 से 12, तो टोटल आपके नंबर कहां से चले जाएंगे, 55 से 60। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स होते हैं जुडिशरी में जब आप 60 को टच करते हैं। नहीं तो पेपर कितने में पास होते हैं, 52 55 56 50 45, इसमें पेपर आपके पास हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तलाश में चले गए तो पहले सवाल पे बहुत टाइम दिया तो कितने नंबर ले लिया आपने, 13। जब पहला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो घंटा ले जाता है, और उसके बाद दूसरा सवाल सिर्फ क्या होगा, अच्छा होगा, उसमें आपने 12 ले लिए, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे पूरे हो चुके होंगे। तो तीसरा सवाल सिर्फ क्या होगा, गुजारा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और चौथे सवाल में क्या होगा, बस 100 और 5वां सवाल आप कर ही नहीं सकेंगे। 25 35 और कहाँ तक पहुँचेंगे आप, 41। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में आप उस पासिंग मार्क से भी किधर चले जाएंगे, नीचे ही। अगर पास हुए भी सही तो 40 पे आप वैसे पास होते हैं, एग्रीगेट के लिए 45 वो होता है। तो ये कुछ में एग्रीगेट 50 है और पासिंग कितना होता है, 45 होता है। बट आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ लेकर जाना, ये एक क्वेश्चन को ज़्यादा इलेबोरेट करना, आपको पेपर के उस ओवरऑल जो पासिंग क्राइटेरिया उसे भी किधर लेकर आ जाएगा, नीचे। तो आपने कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ नहीं जाना, आपने देखना है 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में क्वेश्चन को क्या करना है, आपने कंक्लूड। और जब पहले से आखिरी सवाल तक आप अगर किसी भी ऐसे बच्चे से पूछें, लास्ट टाइम जो ये 8 बच्चे हुए हैं उनमें से 4, जो पिछली बार जो 8 हुए थे उनमें से 4 हमारे थे, वो मेरे से ला की तैयारी कर रहे थे। वो आपके जनरल सब्जेक्ट है वो हम नहीं पढ़ाते थे पहले, अभी हम शुरू करें इंशाल्लाह। तो उसमें एक चीज़ सब में कॉमन थी कि कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन नहीं था कि जो 5 के 5 सवाल करके ना आए हो, पहली कॉमन चीज़। अब अगर आप में से कोई पोजीशन होल्डर बैठा हुआ है किसी भी प्रोग्राम का, तो वो अपना पेपर रिकॉल करे तो उसको पता चलेगा कि उसने हमेशा सवाल पूरे अटेम्प्ट किए होंगे। और जिस पेपर में आपके नंबर कम आए होंगे, अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपने कोई एक सवाल क्या किया होगा, छोड़ा होगा। तो यहाँ से आप इस चीज़ का नतीजा निकाल सकते हैं कि पेपर में पहली ज़रूरी चीज़ क्या है, तमाम सवालों को बराबर अटेम्प्ट करना। अब दूसरी चीज़, तमाम सवालों को बराबर अटेम्प्ट करना और एक सवाल के अंदर दिए गए तमाम एस्पेक्ट्स को इक्वली डिस्कस करना, अगर उसके नंबर क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर मैंने आपसे ये पूछा है कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल मुझे बताएं, और उसके बाद मुझे आप इन्वेस्टिगेशन को कंपैरिजन करके दिखाएं और इन्वेस्टिगेशन के बारे में फर्दर पूछा कि कौन कर सकता है, तो कितने एस्पेक्ट है, 3। अब ये 3 एस्पेक्ट्स को जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये कल के पेपर में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ द। तो जब आपसे पूछा ही कॉन्स्टिट्यूशन है और क्लासिफिकेशन के आपको पता है कि 8 आगे उसके फर्दर क्लासेस हैं, तो फिर वो लोग जिन्होंने क्या किया, पूरे पेपर में इसलिए टाइम ज़ाया किया कि उसके फीचर्स भी बताए और क्या किया, उसके फंक्शंस भी बताए। ज़रूरत ही नहीं, आप क्यों फीचर फंक्शन, आप उस साइड पे हरगिज़ मत जाएं कि जो आपको पेपर के मेन जो उसने चीज़ पूछी एग्जामिनर ने उससे बाहर लेकर चला जाए। आपका जवाब हमेशा उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो आपसे एग्जामिनर ने
पूछा। अब इस हवाले से अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन कल का जो आपका इंशाल्लाह पेपर होगा वो किसके मुताबिक होगा, इस पैटर्न के मुताबिक, मार्जिन्स के मुताबिक। मार्कर अपने अभी से डिसाइड कर लें, बॉल पॉइंट अभी से डिसाइड कर लें, जो भी करना है एग्जैक्ट। और एक चीज़ क्लियर कर लें, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा, जो आज पढ़ा है अगर आपको कोई और पेपर नहीं बताया गया तो कल उसका सेम का पेपर है। पहली बात, 3 बजे फिक्स पेपर स्टार्ट होगा। 3:10 के बाद आने वाले बच्चों को पेपर नहीं दिया जाएगा। 3:30 पर पेपर ले लिया जाएगा, चाहे आपने कम लिखा है या ज़्यादा, और 3:30 पर आपकी इंशाल्लाह क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ उन लोगों का क्वेश्चन इवेल्युएट होगा जिन्होंने इन रूल्स को फॉलो किया होगा। अदरवाइज़ यहाँ से मैं पेपर उसका कलेक्ट ही नहीं करूँगा, जिसमें प्रॉपर कंटेंट नहीं होगा, जिसमें हैंड राइटिंग और जो राइटिंग स्टाइल है उसको प्रॉपर फॉलो उसने नहीं किया होगा, या जिसके अंदर पता चल रहा होगा कि ये सिर्फ मुंह उठा के आया और उसने पेपर दिया है, वो पेपर मैं किसी भी सूरत आपको जो है इवेल्युएट करके नहीं दूंगा। पेपर सिर्फ वो इवेल्युएट होगा कि जो वाकई इस इंटरेस्ट के साथ एक बंदा आएगा और आकर इन टाइम उसको अटैम्प्ट करेगा, और उसके जो एक प्रॉपर उस पेपर का राइट बनता है, जो आपने ड्यू उसको टाइम देना है, अगर आपने दिया होगा तो प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ वो पेपर आपको वेरी नेक्स्ट डे मिल जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, आगे फर्दर दूसरे सब्जेक्ट को खोलते हैं। जी जनाब, क्वेश्चंस के हिसाब से जो चीज़ मैंने यहाँ से आपको बताई थी, एक चीज़ और क्लियर कर लें कि अगर क्वेश्चन 1 आप लिख रहे हैं तो सिर्फ वो क्वेश्चन पहले लिखें कि जिसके आपको अगर पार्ट्स ज़्यादा है तो दोनों पार्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, और फिर उसके बाद जब आप इसको ख़त्म करें तो पार्ट बी, और उसके बाद एक सिंपल एक अपना एक पैटर्न बना लें कि एक हाफ पेज से, हाफ लाइन से थोड़ी सी कम, सिंगल लाइन, सिर्फ सिंगल लाइन, ये आपने क्या करनी है किसी भी क्वेश्चन के बाद लगानी है, जो बेसिकली इस चीज़ की निशानी है कि आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, ख़त्म। ये मार्कर के साथ आप लगाएं, क्योंकि अक्सर पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो जब आप इसमें क्वेश्चन के दरमियान में ये लाइन लगाएंगे तो पता चलेगा क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर पार्ट ए है या पार्ट बी है तो वो आपने कहाँ पर रखना है, एक साथ इकट्ठा। ये ना कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है शुरू में और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी कहाँ पे चला जाएगा, आखिर। ऐसी सूरत में आपको नंबर कभी भी नहीं दिए जाएंगे। अगर देगा भी सही तो पार्ट ए के आपको पूरे नंबर दिया और पार्ट बी के जाके आधा नंबर दे दिया, इसलिए कि आपने ये अटेम्प्टिंग टेक्निक से हट कर किया। तो असूल यही है कि जितने किसी क्वेश्चन से पार्ट होंगे वो आपने सारे के सारे क्या करने हैं, इकट्ठे। बट कोई ऐसी सूरत हाल आ गई है कि एक क्वेश्चन की डेफिनेशन उसने आपसे मांगी थी 5 या 10, आपको 4 आती है और 5वीं डेफिनेशन नहीं आती, तो एक रीज़नेबल स्पेस, आपको लगता है कि आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप इसको लिख लेंगे, लेकिन अभी आप टाइम अपना ज़ाया नहीं करना चाहते, टाइम ज़ाया भी नहीं करना चाहते, बट आपको ये ज़रूर है कि आप सोच के इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप उसके लिए 4-5 लाइन्स या आधा पेज वहाँ पर छोड़ के अगले क्वेश्चन के ऊपर स्किप करके उसको चल जाए। लेकिन एक बात जहन में रख लें, जब आपने ऐसी कोई भी जगह छोड़नी है तो पेपर के आखिर वाला सवाल बेशक छोड़ने पड़े या दरमियान की जगह खाली ना रखें। अगर खाली रखी जाएगी तो ये तसव्वुर होगा कि आपने निशानी लगा दी है। तो आप निशानी मतलब ये है कि आप जानबूझकर ये जगह खाली छोड़ी, कोई और इसको फिल कर दे। तो अगर आप किसी भी पेपर पे कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाएंगे तो पूरा पेपर कैंसिल हो सकता है आपका। तो अगर आपको ये है कि आप सोच के लिख लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट टाइम अभी आपको लगेगा क्योंकि आपने उसके हवाले से सोचना है, तो फिर आप क्या करें, आप उसकी वो जगह छोड़ें और आगे चले जाएं। और अगर आपको आता है कि नहीं इसने तो 5 चीज़ें पूछी हैं, 4 आती हैं और 5वीं मुझे बिल्कुल भी आती ही नहीं है, और थोड़ा बहुत जनरल कुछ उसके बारे में जानते हैं, तो कुछ ना कुछ आप उसके बारे में जनरल लिख ज़रूर दें। और जनरल राइटिंग कैसी होगी कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जनरल चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। कोई और सवाल किसी बंदे का इस पेपर अटैम्प्टिंग के हवाले से है तो पूछ लें जनाब।